नमस्कार दोस्तों। आज जो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन 2024 के प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ है, उसके हिस्ट्री सेक्शन में जो क्वेश्चन आए हैं उसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं हिस्ट्री के क्वेश्चन मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन 2024 में किस टाइप के आए हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का प्रधान आचार्य किसने नियुक्त किया था। ये मॉडर्न इंडिया का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन क्या क्या है? राजा राम मोहन राय, तो राजा राम मोहन राय। दूसरा क्या है? एनजी चंदावरकर। तीसरा देवेंद्र नाथ ठाकुर। और चौथा मोहम्मद महादेव गोविंद रानडे, महादेव गोविंद रानडे। तो जिस किसी ने भी थोड़ा सा भी पढ़ा होगा उसे इजिली आंसर टिक किया होगा इसका, देवेंद्र नाथ ठाकुर। हम लोग थोड़ा सा ब्रह्म समाज की कहानी को जान लेते हैं और केशव चंद्र सेन को कब आचार्य बनाया गया था देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा, ये भी देखते हैं। देखिए, राजा राम मोहन राय, जिनका टाइम पीरियड क्या है 1772 से लेकर 1833 ईस्वी। उन्होंने 1809 ईस्वी में 1809 में एक गिफ्ट टू मोनोथिज्म बुक लिखा था। उसके अलावे 1814 ईस्वी में आत्मीय सभा भी स्थापना किया था, आत्मीय सभा भी स्थापना किया था। उनकी एक और बुक है परसेप्ट ऑफ जीसस, जो उन्होंने कब लिखा है? 1820 में। लेकिन राजा राम मोहन राय को हम लोग सबसे ज्यादा जो जानते हैं वो जानते हैं ब्रह्म समाज के संस्थापक के रूप में। ब्रह्म समाज के संस्थापक के रूप में जो उन्होंने 1828 ईस्वी में ब्रह्म सभा के नाम से स्थापित किया था, जिसको बाद में नाम क्या किया गया? ब्रह्म समाज। इसी राजा राम मोहन राय का डेथ कब होता है? 1833 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय का डेथ कब है? 1833 ईस्वी में। इनके मरने के बाद, राजा राम मोहन के डेथ के बाद, जो ब्रह्म समाज की बागडोर संभालते हैं वे हैं देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर के साथ केशव चंद्र सेन जो है ब्रह्म समाज में जुड़ते हैं। और केशव चंद्र देखिए ब्रह्म समाज में कब जुड़ रहे हैं? 1857 में ब्रह्म समाज में ये जुड़ते हैं। उसके बाद 1862 ईस्वी को 13 अप्रैल 1862 ईस्वी को देवेंद्र नाथ टैगोर, जो रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी हैं, देवेंद्र नाथ टैगोर जो रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी हैं, वे इन्हें आचार्य की पदवी देते। किन्हें देते हैं? किन्हें देते हैं? केशव चंद्र सेन को। कब? तो 13 अप्रैल 1862 को मिनिस्टर या आचार्य ऑफ समाज की उपाधि देते हैं और इन्हें एक नाम भी देते, ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद मतलब जिन्हें, मीनिंग वन हुज डिलाइट इज गॉड, जिसे भगवान में आनंद आए। तो केशव चंद्र सेन को आचार्य ब्रह्म समाज का कब बनाया गया था? तो केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का आचार्य बनाया गया है 1862 ईस्वी में। किनके द्वारा बनाया गया है? देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा बनाया गया है। या टैगोर भी इनका टाइटल है और ठाकुर दोनों टाइटल है। तो 11 का आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा देवेंद्र नाथ ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। गांधी जी ने किस आंदोलन के समय वेल्स के राजकुमार का बहिष्कार करने का आह्वान किया था? ड्यूरिंग व्हिच मूवमेंट डिड गांधी जी कॉल फॉर बॉयकॉट ऑफ प्रिंस ऑफ वेल्स? तो प्रिंस ऑफ वेल्स जो है आपको भारत में कब आए हैं? तो देखिए 17 नवंबर 1921 को बॉम्बे में प्रिंस ऑफ वेल्स आए थे और इसके ये जो आए थे इनके स्वागत को बॉयकॉट करने का आदेश गांधी जी ने पूरे भारतीय को दिया था, जिसके कारण जब ये बॉम्बे में लैंड किए, कौन? प्रिंस ऑफ वेल्स जो बॉम्बे में लैंड किए, तो कोई भी इनके स्वागत के लिए नहीं गया। पूरा रास्ता, पूरा जो गली था वो पूरा खाली था, सारी जो दुकानें थी वो बंद था। तो लोगों ने इनका बात माना था, महात्मा गांधी का, और प्रिंस ऑफ वेल्स जो आए उनको बॉयकॉट किया गया। तो ये कब किया गया है? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सहयोग आंदोलन ये कब लॉन्च हुआ था? 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1920 को लॉन्च हुआ था, जिसको 12 फरवरी 1922 को खत्म कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा का इंसिडेंट होता है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं जो प्रिंस ऑफ वेल्स के बॉयकॉट का
जो आह्वान किया जाता है, कब किया जाता है? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपको? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है? यह है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सीडीएम, ये 1930 के आसपास का है। भारत छोड़ो आंदोलन कब का है? 1942 का है। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता था, लेकिन क्योंकि असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन का टाइम सेम ही है, लेकिन असहयोग आंदोलन का पार्ट है खिलाफत आंदोलन। याद रखिएगा, खिलाफत आंदोलन जो है असहयोग आंदोलन का पार्ट है, मेन है असहयोग आंदोलन, इसलिए कंफ्यूजन नहीं करना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? असहयोग आंदोलन। तो ऑप्शन, गांधी जी ने किस आंदोलन के समय वेल्स के राजकुमार के बहिष्कार करने का आह्वान किया? तो असहयोग आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में प्रतिष्ठा किस विभाग से संबंधित था? इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ मौर्यन पीरियड, प्रतिष्ठा इज रिलेटेड टू व्हिच डिपार्टमेंट? तो प्रतिष्ठा जो है जस्टिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। प्रतिष्ठा किससे है? जस्टिस, न्याय विभाग से रिलेटेड है। तो देखिए यहाँ पर जो मौर्य प्रशासन का जो अर्थशास्त्र में हमें इंफॉर्मेशन मिलता है, पूरे भारतीय इतिहास में 3 बुक सबसे फेमस है नियम कानून को जानने के लिए। एक है सबसे पुराना मौर्यकालीन नियम कानून को जानने का, कौन सा बुक है? अर्थशास्त्र। उसके बाद मुगल टाइम पीरियड में जो हमें बुक नियम कानून, साम्राज्य के नियम कानून को जानने का पता चलता, वो है अबुल फजल के द्वारा आईने अकबरी। आईने मतलब नियम होता है, अकबर के नियम। तो भारतीय इतिहास में जो सबसे पुराना बुक है रूल्स एंड रेगुलेशन से रिलेटेड, वो है आपको अर्थशास्त्र। उसके बाद आपको मध्यकाल में हम लोग आईने अकबरी देखते हैं, और वर्तमान में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारे इतिहास का पार्ट, हमारे एग्जाम पर्पस में सिलेबस में तो आता ही एज ए पॉलिटी। तो ये अर्थशास्त्र जो है, जिसे मौर्यकालीन हमें नियम कानून और शासन व्यवस्था जो है उसके बारे में पता चलता है। उसी अर्थशास्त्र में 18 विभाग का नाम दिया गया है। तीर्थ को ही विभाग कहते हैं। मौर्य काल में 18 जो विभाग थे, विभाग को ही तीर्थ कहते हैं। उसमें से एक विभाग का नाम है प्रतिष्ठा, एक अधिकारी का नाम है प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा का क्या काम था? तो प्रतिष्ठा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था। फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था प्रतिष्ठा। मौर्यकालीन समाज में जो जस्टिस होता था उसके 2 विभाग होते थे, एक फौजदारी और एक दीवानी। एक फौजदारी और एक दीवानी। फौजदारी को क्या कहते थे? दीवानी का धर्मस्थीय और फौजदारी को कंटका शोधन। याद रखिएगा, फौजदारी को कंटका शोधन बोलते थे, और इसको क्या बोल रहे हैं? धर्मस्थीय बोल रहे हैं। इसको क्या बोल रहे हैं? धर्मस्थीय बोल रहे हैं दीवानी को। तो यही जो फौजदारी व्यवस्था है, इसी फौजदारी व्यवस्था का जो हेड है उसको क्या कहते थे? प्रतिष्ठा कहते थे। तो प्रतिष्ठा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था। ये प्रतिष्ठा क्या है? फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिष्ठा किस विभाग से संबंधित है? तो न्याय विभाग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्ला भाषा में रचित ऐतिहासिक उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक का क्या नाम है? तो व्हाट इज द नेम ऑफ ऑथर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवल दुर्गेश नंदिनी रिटन इन बंगाली लैंग्वेज? तो दुर्गेश नंदिनी जो है, उनके लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ये बांग्ला भाषा के बहुत ही फेमस उपन्यासकार है। उन्होंने दुर्गेश नंदिनी भी लिखा है। ये कब लिखा गया? तो 1865 ईस्वी में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने दुर्गेश नंदिनी लिखा है। तो ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वेद में सभा और समिति को पृथक संस्था के रूप में घोषित किया गया? इन व्हिच वेदाज आर सभा एंड समिति इंक्लूडेड एज सेपरेट इंस्टीट्यूशन? तो ये एंशिएंट इंडिया का क्वेश्चन है जो रिपीटेड है, कई बार एग्जाम में आया है। तो ये इसका आंसर क्या होगा? अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है आपको 4 वेद में सबसे और न्यू वेद है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद, उसके बाद सामवेद, और उसके बाद लास्ट में अथर्ववेद लिखा गया है। इस अथर्ववेद में आपको बताया गया है सभा और समिति
दो संस्थान के बारे में तो हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जो उत्तर वैदिक युग में सभा और समिति के अधिकारों में पर्याप्त वृद्धि हुई। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्री कहा गया है। इन दोनों संस्था के स्वरूप के विषय में थोड़ा सा विवाद है, लेकिन ये समझ जाइए जो सभा जो है, सभा उच्च सदन है, समिति जो है निम्न सदन। सभा में पुरोहित और कुलीन लोग ही हैं, सभा में कम लोग हैं, समिति में गांव के लगभग में सब लोग हैं। इसके विपरीत समिति निम्न सदन है, जिसमें सामान्य जन के प्रतिनिधि बैठते थे। तो सभा आपको हुआ उच्च सदन, समिति जो है निम्न सदन, इसमें गांव के सामान्य लोग बैठते थे। और समिति में गांव के सामान्य लोग बैठते थे, और सभा में जो है पुरोहित और कुलीन लोग ही भाग लेते थे। ये इन्फॉर्मेशन हमें कहां से पता चलता है? अथर्ववेद से पता चलता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? किस वेद में सभा समिति के पृथक संस्था के रूप में घोषित किया गया है? तो अथर्ववेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षत्रिय वर्णों के उपनयन संस्कार में किस मंत्र के संपादन का प्रावधान है? तो हमारे भारतीय साहित्य में उपनयन जो है 3 वर्ण के लोगों के लिए बताया गया। एक है ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय और तीसरा वैश्य। शूद्र और महिलाओं का उपनयन नहीं होता था। तो जो ब्राह्मण है उनके लिए गायत्री मंत्र का उच्चारण करवाया जाता है, संपादन करवाया जाता है। जो क्षत्रिय हैं उनके लिए त्रिष्टुभ मंत्र है, याद रखिएगा, उनके लिए त्रिष्टुभ मंत्र है। और जो वैश्य है उनके लिए जगती मंत्र है। तीनों जो वर्ण है उनका अलग अलग है। ब्राह्मण का गायत्री मंत्र, क्षत्रिय का त्रिष्टुभ मंत्र और वैश्य का कौन है? जगती मंत्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको डी हो जाएगा। क्षत्रिय जो थे त्रिष्टुभ मंत्र का उच्चारण करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे अधिक प्राचीन है? तो सबसे अधिक प्राचीन कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद। ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद, उसके बाद सामवेद, और आखिरी में जो लिखा गया है वो है अथर्ववेद। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। आंसर ए हो जाएगा। अष्टांग योग के अंतर्गत किसे अंतरंग साधना कहा जाता है? योग, अष्टांग योग के अंतर्गत किसे अंतरंग साधना कहा जाता है? व्हाट इज कॉल्ड अंतरंग साधना अंडर द अष्टांग योग? तो योग जो है आपको भारतीय दर्शन में जो 6 के स्कूल ऑफ फिलोसफी है, 6 स्कूल ऑफ फिलोसफी हम लोग भारतीय दर्शन में पढ़ते हैं। कौन कौन सा 6 स्कूल ऑफ फिलोसफी है? सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन। इसमें जो योग दर्शन है, योग दर्शन जो है उसमें अष्टांग योग की बातें है, उसमें अष्टांग योग की बातें हैं, जिसमें 8 जो है आपको भाग बताया गया है। योग का जो 8 स्टेप बताया गया है। तो इसमें 8 स्टेप कौन कौन है ये याद रखना है। पहला है यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रतिहार, छठा धारण, सातवां ध्यान और 8वां है समाधि। इसमें से जो लास्ट का 3 है ये कौन सा है? अंतरंग है। और जो शुरुआत के 5 ये है बहिरंग। ये जो 8 अष्टांग योग है, 8 जो स्टेप में योग होता है, इसमें 5 को हम लोग बहिरंग कह रहे हैं और आखिरी 3 को क्या कह रहे हैं? अंतरंग कह रहे हैं। देखिए, उपयुक्त साधनों में से प्रथम 5 जो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रतिहार को क्या कह रहे हैं? बहिरंग साधन। और अंतिम 3 जो है धारण, ध्यान और समाधि, इसको क्या कह रहे हैं हम लोग? अंतरंग साधन। एक बार थोड़ा सा हम लोग इसको समझ लें। यम नियम क्या है? यम मतलब होता है जो चीज हमें नहीं करना है, जीवन में जो चीज नहीं करना चाहिए। तो हमें क्या क्या है, क्या क्या नियम का पालन करना है, क्या क्या हमारे लिए मना है? तो वह है अहिंसा। हमें अहिंसा जो है हमें अहिंसक होना चाहिए। हमारे लिए हिंसा करना मना है। हमारे लिए हिंसा करना मना है। हमें सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमें अस्तय चोरी नहीं करना चाहिए। हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है और हमें संचय नहीं करना है। यही जो यम में बताया गया है, जीवन के 5 निर्वृत्ति जो है, 5 नियम जो पालन करना है, यही जैन दर्शन के 5 महाव्रत भी है। इसी को जैन दर्शन में 5 महाव्रत भी कहते हैं। तो यम के अंतर्गत कौन कौन आता है? अहिंसा, सत्य, अस्तय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। नियम में क्या है? जो जीवन में कौन से
सदाचार का पालन करना है तो हमें पवित्रता अपने शरीर पर रखना है, संतोष रहना चाहिए हमारे जीवन में, तप करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। तो ये जीवन में जो हमें पालन करना है नियम। यम का भी मतलब समझिए आसन। आसन जो है शरीर की एक क्रिया है जिससे एक निश्चित स्थिति में रखा जाता है, अर्थात आसन आपको एक प्रॉपर पोस्चर में बैठना है। प्राणायाम, प्राणायाम का क्या मतलब है, जो सांस को अंदर लेना, सांस को बाहर छोड़ना, ये जो प्रक्रिया है इसी को हम लोग प्राणायाम कहते हैं। इससे तात्पर्य श्वास नियंत्रण से है, जिसमें श्वास भीतर खींचकर कुछ देर तक रोका जाता है और फिर नियमित विधि से बाहर फेंका जाता है। यह शरीर और मस्तिष्क के लिए स्वास्थ्यकर है, इसी को प्राणायाम कहते हैं। उसके बाद प्रतिहार। प्रतिहार में क्या होता है, इंद्रियों पर नियंत्रण करके उन्हें अपने बस में रखना ही प्रतिहार है। अपने इंद्रियों को, अपने मन, अपने विचार को जो है एक फिक्स पॉइंट पर रखना, उसको रखने की कोशिश, मन जो अलग अलग चीज सोच रहा उसको कंट्रोल करना, यही प्रतिहार है। प्रतिहार मतलब रोकना। इससे इंद्रियों का विषय से लगाव समाप्त हो जाता है, वे मन की ओर लग जाते हैं। उसके बाद जो आखिरी 3 है जिसको अंतरंग कहते हैं, वह है धारणा। इसमें हम किसी एक अभिष्ट वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। उसके बाद ध्यान, उसका ध्यान है, धारणा के बाद की अवस्था को ध्यान कहते हैं। और आखिरी अवस्था है समाधि। समाधि का क्या मतलब है, चित्त की एकाग्रता। तो यही जो आखिरी 3 है, धारणा, ध्यान और समाधि, इसी को अंतरंग कहते हैं। और ऊपर का जो 5 है इसको बहिरंग कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो क्वेश्चन था, इसमें प्रतिहार आपका बहिरंग है, नियम बहिरंग है, प्राणायाम बहिरंग है, धारणा जो है ये अंतरंग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। गुहा मंदिरों में सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? वेयर इज द मोस्ट फेमस कैलाश टेम्पल लोकेटेड अमोंग द केव टेम्पल्स? तो जो कैलाश मंदिर है, कैलाश टेम्पल बहुत ही फेमस टेम्पल है। ये आपको कहां पर है, एलोरा। ये कहां पर है, एलोरा की गुफा में है। ये हिंदू टेम्पल है। कैलाश मंदिर कहां पर स्थित है, एलोरा की गुफा में है। और इसे किसने बनाया है, कृष्णा 1 ने 760 ईस्वी में बनाया है, भगवान शिव की उपासना के लिए। द टेम्पल वॉज कार्व्ड फ्रॉम टॉप टू बॉटम विथ ओनली सिंपल हैमर एंड चिसल। ऊपर से पत्थर को काट काट के ये कैलाश मंदिर बनाया गया है। कब बनाया गया, 760 एडी में। कहां पर है, तो एलोरा की गुफा में है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। नेक्स्ट जो है इसमें है, केएम पानीकर ने किसके लिए, वे आधुनिक भारत के सर्वप्रथम कूटनीतिज्ञ थे। फॉर whom did केएम पानीकर से दैट ही वाज द फर्स्ट डिप्लोमेट ऑफ मॉडर्न इंडिया? केएम पानीकर खुद एक डिप्लोमेट है, इतिहासकार है। इनका टाइम पीरियड क्या है, 1895 से लेकर 1973। ये जो क्वेश्चन है किससे उन्होंने डिप्लोमेट कहा है, इस जो 4 ऑप्शन है इसमें जो बेस्ट ऑप्शन लग रहा हुआ है दादा भाई नेहरू, क्योंकि ये जो है भारत के पहले एम्बेसडर थे, अनऑफिशियल एम्बेसडर, जो भारत की बातों को ब्रिटिश इंडिया में, लंदन में, ब्रिटिश एम्पायर में बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हम लोग को लग रहा हुआ है दादा भाई नेहरू। एग्जैक्टली इसका आंसर का सोर्स मुझे नहीं मिला। अगर आप लोग को कोई सोर्स एग्जैक्टली मिले तो कमेंट करके हमें बताइएगा। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं जो भी हिस्ट्री का क्वेश्चन अभी आज एमपी का जो पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्जाम हुआ है 2024 का, उसमें जो भी क्वेश्चन आया था हिस्ट्री का, वो हमने आपसे डिस्कशन किया। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन हिस्ट्री का समझ में आया होगा। देखने के लिए धन्यवाद। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। थैंक यू।